नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। बात करेंगे हम नीट एग्जाम की। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार और एनटीए के सामने अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी है। एनटीए की अग्नि परीक्षा अब से महज 2 घंटे बाद शुरू होने वाली है। 2 घंटे के बाद एग्जाम शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा होगी। नीट का पेपर लीक ना हो, इसके लिए वायुसेना की मदद भी ली गई ताकि लीक प्रूफ परीक्षा कराई जा सके। 14 परीक्षा केंद्रों को विदेशों में भी रखा गया है। यह पहली बार हुआ है जब किसी परीक्षा का पेपर एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमानों का सहारा लिया गया। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन 7 जून आते आते पेपर लीक की खबरें सामने आ गई, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। अब री एग्जाम कराया जा रहा है। परीक्षा को बिना किसी विवाद के कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है और अब से महज 2 घंटे बाद परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें ना सिर्फ एनटीए के अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही एनटीए के सुरक्षा कर्मी हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान लगाए गए हैं और साथ ही हर राज्य की पुलिस भी लगी हुई है। देश भर के 551 शहरों में 5440 सेंटर परीक्षा के रखे गए हैं और साथ ही आज विदेशों में भी 14 सेंटर्स पर परीक्षा की जा रही है। 22,79,000 छात्र आज परीक्षा में बैठेंगे और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एनटीए ने भी पुख्ता इंतजाम किए। देश भर के 95,000 एग्जाम रूम में 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे निगरानी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए 51,000 से ज्यादा जैमर लगाए गए हैं। हर केंद्र पर 40 से 50 जवानों की तैनाती है। कुल मिलाकर पुलिस और पैरामिलिट्री के 2 लाख से जवान इस वक्त तैनात हैं। भोपाल में नीट परीक्षा को लेकर कैसी तैयारी है, हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की तरह पूरे देश में नीट यूजी री एग्जाम होने जा रहे हैं और ये मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा व्यवस्था के साथ होने जा रहे हैं। और मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देश में पहली बार है जब किसी एग्जाम में जो एग्जाम पेपर हैं वो वायुसेना के हवाई जहाज से आ रहे हैं और स्ट्रांग रूम से लेकर इन जो केंद्र है परीक्षा केंद्रों तक इसको लाने की ले जाने की जो पेपर्स हैं उसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ को मिली हुई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 की है, जहां पे आप ये देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। गेट पर सबसे पहले एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी के आदेशों के बाद प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस तरीके की आपको घड़ी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 30 जिलों में जो एग्जाम होने वाले हैं, तकरीबन 1,18,000 से ज्यादा छात्र प्रतिभागी हैं। राजधानी भोपाल के 32 परीक्षा केंद्रों में 13,000 से ज्यादा इस तरीके के जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहां पर ये प्रतिभागी हैं। सभी को 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आने के लिए कहा है। 1:30 बजे के बाद अनुमति नहीं मिलेगी और सख्त प्रोटोकॉल एनटीए का जो है वो देखा जा रहा है। एनटीए के सख्त प्रोटोकॉल में सबसे पहले इस तरीके की जो घड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद मेटल डोर जो है वो मेटल डिटेक्टर लगाया जाएगा। फ्रिस्किंग होगी तमाम दरवाजों पे। इसके अलावा स्कूल के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसके अलावा एनटीए ने अपने भी जो है वो सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं और बाकायदा एक कमांड सेंटर अलग से अपना जो है वो लगाया है ताकि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। हर बच्चे के पास देखेंगे किसी के पास भी आपको मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई घड़ी नहीं दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लेकर आने में साफ तौर पर जो है वो रोक लगी हुई है। सीआरपीएफ की टीम एक साथ स्ट्रांग रूम से यहां पर प्रश्न पत्र लेकर निकलेगी, सीधे इन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएगी। प्रत्येक वाहन के साथ एक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया जाएगा। विशेष जो है प्रोटोकॉल लागू किया गया है, तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर जो गाड़ी है उसमें जीपीएस ट्रैकिंग होगी, सीआरपीएफ का एस्कॉर्ट रहेगा और सबसे बड़ी बात है ये पूरा जो एग्जाम है वो सीसीटीवी की निगरानी में होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, इसलिए आधार कार्ड अगर आप देखें तो आधार कार्ड जरूरी किया गया है। इस वक्त देख सकते हैं हम इस तरीके से आधार कार्ड से सत्यापन होगा। हर जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के लिए कहा गया और सबसे बड़ी बात किसी भी तरीके से जिस तरीके से टेलीग्राम के जरिए हमने देखा है एग्जाम में जो पेपर आउट हुए हैं इस बार न हो, इसलिए 44 साइबर कमांडोज जो हैं उनकी नियुक्ति भी की गई है। और हम कुछ छात्रों से बात भी कर लेते हैं। बेटा पूरा आपका नाम? मुस्कान गौसे। कहाँ से आए हो बेटा?
सर लाल घाटी से। लाल घाटी से आए हो? जी। आप कहाँ से आए बेटा? भानपुर से। अच्छा, आप लोग तो भोपाल से ही हो। क्या क्या प्रोटोकॉल बताया गया था इस बार जो नहीं होना है? सर पेपर लीक का तो सबसे ज्यादा सख्ती की गई है, टेलीग्राम भी बैन कर दिया गया है। आप लोगों ने किसी ने घड़ी भी नहीं पहनी, स्मार्टफोन, जी मोबाइल नहीं लाना? नहीं, कुछ भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कुछ भी नहीं चाहिए था और बिल्कुल सिंपल, नहीं कुछ भी एसेसरीज नहीं पहनना है, सिंपल सोबर ड्रेस में आना था। तो भोपाल से आपने देखी तस्वीरें, अनुराग अविताप ने हम तक पहुंचाई। इसके साथ ही मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, कुमार सोनू हमारे साथ हैं। कुमार सोनू, फिलहाल आपको किस तरह की गहमा-गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि बस 2 घंटे और बचे हैं एग्जाम शुरू होने से, तो उससे पहले क्या जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं या अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि एंट्री जो है अब शुरू हो गई है। आप देखें कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं। खासतौर पर किसी तरह के जूते पहन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा किसी तरह की कोई एसेसरी, कोई ब्लूटूथ, कोई स्मार्ट वॉच या मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। साफ तरीके से जो एनटीए की तरफ से अनाउंसमेंट की गई, जिसमें कहा गया है कि अपना पहचान पत्र, अपना आइडेंटिटी कार्ड और साथ ही साथ 2 फोटोग्राफ, इसके अलावा कोई चीज जो है अंदर नहीं जाएगी। सिर्फ पानी की बोतल जा सकती है, वो भी तब अगर वो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट है तब। इसके अलावा एनटीए की जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की टीम थी वो अभी आकर यहां पर विजिट करके गई है। तकरीबन आधे घंटे के करीब अंदर और बाहर पूरा मुआयना लिया, पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की। इसके अलावा एक एक चीज को उन्होंने जो है वेरीफाई किया और अब से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद जो है वो नीट का री एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के साथ यहां पहुंच रहे हैं जिनके बच्चों ने एग्जाम देना है। तो लिहाजा तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता की गई है। मॉनिटरिंग सेंटर यहां पर बनाया गया है। हर क्लासरूम में जो है सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, वाईफाई लगाए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम सेंटर्स के जो सीसीटीवी जो मॉनिटरिंग सेंटर है उनको सेंट्रलाइज किया गया है। एक बात, उसके अलावा दिल्ली भर में, पूरी दिल्ली में जो है तकरीबन 97 सेंटर बनाए गए हैं जिनमें केंद्रीय विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय हैं, जिनमें सीएम श्री विद्यालय भी हैं। आपको तस्वीरें भी देखें तो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के साथ, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो अभूतपूर्व है, क्योंकि हर एक स्कूल के बाहर जितने यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अगर उसको आप कुल देखेंगे तो हर एक सेंटर पर करीब करीब 40 से 50 जवान मौजूद रहेंगे, जिसमें अर्धसैनिक बल के भी जवान मौजूद हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। रुचि, आपके पीछे काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। और साथ ही क्या सरकार की ओर से बसों की भी व्यवस्था की गई है ताकि स्टूडेंट आराम से हर एक सेंटर तक पहुंच सकें? ये नेशनल पीजी कॉलेज है लखनऊ का और यहाँ पे सेंटर है। इस तरह के लखनऊ में 75 सेंटर हैं जिसमें 35,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी आज शामिल हो रहे हैं। ये यहाँ पे पहली चेकिंग यहाँ पर हो रही है और ये जो बच्चे आ रहे हैं इम्तिहान देने, वो हाथों में एडमिट कार्ड लिए हैं, अपनी 3 फोटो हैं, आधार कार्ड है, यहाँ घड़ी लगी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो समय बता रही है कि कितने बजे तक एंट्री होगी। ये लोग जा रहे हैं इम्तिहान देने, माता पिता आए हैं छोड़ने के लिए। बच्चे थोड़ा घबराए हुए हैं इस समय, जैसा कि इम्तिहान के पहले हम भी घबराते थे थोड़ा, उस तरह से बच्चों के चेहरे पे थोड़ी घबराहट आपको दिखाई देगी। बराबर यहाँ से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। ये जो बच्चे अंदर जा रहे हैं क्या क्या चीज़ ले जा सकते हैं, क्या क्या? बच्चों को केवल मैम एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो और एक बड़ी फोटो, 3 फोटो ले जानी है और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, बाकी कुछ नहीं। ना पेन अलाउ है, ना इलेक्ट्रिक वॉच है, ना नॉर्मल वॉच है, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक सामान नहीं अलाउ है। बहुत सारी लड़कियां हम देख रहे हैं क्लचर्स लगा, क्लचर निकाल दिया गया है उसमें, चूंकि वहाँ पे फिक्सिंग में वो दिक्कत कर रहा है की आवाज आती है तो उसको हटा दिया जा रहा है। कानों की चेकिंग आप लोग बहुत कर रहे हैं, कान में कुछ तो नहीं लगा? हम देख रहे हैं सबके कान नहीं, हम लोग चेक कर रहे हैं मैडम, कान भी चेक कर रहे हैं, पैंट वगैरह, चप्पल, शूज सब निकाल के चेक कर रहे हैं। सब चेक कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा। मेटल की कोई भी चीज है, 3 मेटल की कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगी सर। इस तरह से जबरदस्त चेकिंग है। अब आप देखिए पुलिस भी यहाँ पर है और करीब हर सेंटर में लखनऊ में 125 से 150 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ये तो पहला पॉइंट है। इस तरह से अंदर 2 पॉइंट्स और हैं। सुबह जब पेपर्स आए थे तो सीआरपीएफ की निगरानी में आए थे, जो एलआईयू है वो सतर्क है। तो इस तरह से निगरानी, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो फ्रिस्किंग कर रहे हैं, यानी कि जो तलाशी लेते हैं, वो भी इतना सतर्क है कि कोई भी चीज आप लेकर अंदर तक नहीं जा सकते, चाहे वो आपके क्लचर्स हो या पेंसिल हो या पेन हो, कुछ भी इजाजत नहीं है। सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाइए अंदर। अब बेंगलुरु का रुख करते हैं। राघवन, जरा तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे हम देख सकते हैं, क्या ये स्टूडेंट्स हैं या कि उनके पेरेंट्स से ज्यादा नजर आ रहे हैं इस वक्त बाहर?
जी देखिए, यहाँ पर अब लगभग लगातार कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जाने का सिलसिला जारी है। ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाते हैं ताकि वापस स्टूडेंट्स को दोबारा नहीं लौटना पड़े। कुछ देर पहले आपसे बात करने से हमने देखा कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टी पॉकेट पैंट्स पहनकर आया था, तो उसे अलाउ नहीं किया गया। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कानों की जो बाली है उसको भी यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा कंटेंशियस पॉइंट बन गया था। इसी वजह से सब लोगों को हिदायत दी गई है। साथ ही आपने क्लचेस की बात की, यहाँ पर इवन रबर बैंड भी जो है अमित वो अलाउ नहीं किया जा रहा। जो मोटे रबर बैंड है उसको भी यहाँ पर खुलवा लिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि या तो वो बच्चियां जो है जोड़ा बांध कर जाए या फिर खुले बालों के साथ एग्जाम लिखे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे की जो चेन पहनी है उसने सिल्वर की, उसको भी यहाँ पर खोल रहे हैं, ताकि ये कोई भी ऐसा चांस देना नहीं चाहते हैं ताकि इस फर्स्ट एंट्री पॉइंट की जो सिक्योरिटी है उसके बाद वापस वो लौट कर आए, क्योंकि अंदर जाने के बाद एक स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बच्चों का बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर उन्हें दोबारा लौटना पड़े तो दिक्कत ज्यादा होती है। इस लिहाज से पहले ही पॉइंट पर देखिए आप, जो इनकी एक रुद्राक्ष की माला थी उसे भी यहाँ पर उतरवा लिया गया है। ये जो पेपर जिसमें रैपर में ये लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट, उसे भी यहाँ पर हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले ही एंट्री पॉइंट पर वो तमाम सुरक्षा के चेक्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि अंदर जाने के बाद, क्योंकि इसके बाद दो और सिक्योरिटी लेयर्स हैं जहाँ पर बहुत कह सकते हैं सख्ती से फ्रिस्किंग की जा रही है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं। कुल मिलाकर लीक प्रूफ इस एग्जाम को करना है। जो बच्चों में और जो अभिभावकों में जो विश्वास खो चुका है उसे वापस लौटाना है। उस लिहाज से देखा जाए तो तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई। तो लखनऊ में क्लचर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, बेंगलुरु में कान की बालियां तक जो लड़के पहने हुए हैं स्टड्स हैं उसे भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो हर एक जगह पे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा फ्रिस्किंग की जा रही है। अच्छा, नोएडा का रुख करते हैं, यहाँ पर अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, वहां पर किस तरह से तलाशी ली जा रही है? क्या दूसरे शहरों की तरह ही बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप कोई रबर बैंड नहीं रख सकते हैं, आप कानों में कोई किसी तरह की कोई बाली या रिंग भी शायद नहीं पहन सकते हैं? बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है वो बिल्कुल सख्त और सब जगह एक समान है। इसीलिए अभिभावक आते हैं कि जो बच्चों के पास सामान है वो अपने साथ रख ले, बाहर खड़े रहते हैं, चाहे कि अगर कुछ खाने के लिए उनके साथ ले आए हों, पैसे ले आए हों। कुछ स्टूडेंट हंस खेल के भी अंदर जा रहे हैं। ये देख के अच्छा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट मायूस, अगर आप मायूस रहते हैं तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाता। हम आपको एक अपडेट दे दें कि जैसे ही तैयारी एग्ज़ाम सेंटर में की गई है वैसे ही तैयारी एनटीए हेडक्वार्टर में की गई और एनटीए चीफ अभी एनटीए हेडक्वार्टर में मौजूद है और हर एक जिले के हर एक सेंटर की अपडेट उन तक जा रही है और वो अपडेट हर 15 मिनट में एजुकेशन मिनिस्टर को दी जा रही है। यानी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी इन 5 घंटों में एग्जाम शुरू होने से लेकर एग्जाम खत्म होने तक हर एक अपडेट ले रहे हैं और एक मीटिंग भी लगातार चल रही है कि कैसे आगे क्योंकि अब पेपर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कॉपियां कलेक्ट की जाएंगी। अगर 5 बजे पेपर खत्म होगा 5:15 में, उसके बाद कॉपियां कलेक्ट की जाएंगी, फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्रोसेस भी एक क्रिटिकल टास्क रहेगा एनटीए के लिए। भले ही जिला प्रशासन जो है हर राज्य का वो मदद कर रहा है, लेकिन ये जो परीक्षा है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की और एनटीए की है, एनटीए की जिम्मेवारी। और एनटीए, क्योंकि पिछली बार जब पेपर लीक हुआ तो एनटीए के अधिकारियों का नाम सामने आया कि कुछ एनटीए के अधिकारी पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए थे, इसलिए एनटीए अपने अंदर अपने भीतर भी बहुत सतर्क है। हर बहुत ही गिने चुने किया गया होगा और आत्ममंथन के बाद तय किया होगा अनामिका कि इस बार किस तरह से आप उन सभी लीक को बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि जो भरोसा है स्टूडेंट्स का, हम लगातार कह रहे हैं ना, स्टूडेंट्स का जो भरोसा है, छात्रों का जो भरोसा है वापस लाना है। हम इसके बाद अहमदाबाद और भोपाल का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बारिश बहुत तेज हो रही है, स्टूडेंट्स को आने में तो काफी दिक्कत हो रही होगी। अमित, ये इस समय इम्तिहान दोनों तरफ से है, बारिश की वजह से भी और साथ में यहाँ पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हैं वो साथ में पूरा डिटेल जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चेकिंग हो रही है। ठीक सामने आप देखिए, अगर किसी के पास कोई भी सामान है तो उसको वापस दिया जा रहा है, उसकी वेरीफाई किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है और फिर उसके बाद ही जाने की अनुमति है। तेज बारिश है और जलभराव जैसी स्थिति कई जगहों पर है, कई जगह ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बाधित हुआ है एरिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ। एग्जाम है आपका, कितनी तैयारी की है पहले और अपनी अपेक्षा? टेंशन भी होगी, बारिश भी होगी। यही वही क्या तो नाम है आपका? देवजीत सरकार। क्या कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? आज मौसम भी खराब है और इसी दिन ही एग्जाम, टेंशन तो पिछले से ही है। पूरी तैयारी की है आपने? अभी इन महीनों में तैयारी थोड़ा छूटा है। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दें। आप देखें तो यहाँ पर
जो पेरेंट्स आए हैं उनकी चिंता इस बात की है कि जो जो डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं उसके बाद उन्हें वापस भी करना है। आपका एग्जाम है आज, क्या नाम है आपका? कितनी तैयारी है आज के इस एग्जाम की, क्योंकि पहले हुआ फिर अब रीशेड्यूल हुआ है, उसके बाद तैयारी तो जैसी थी और थोड़ी टाइम मिली करने के लिए, पर जितना हो पाया किया। अभी क्या क्या डिटेलिंग चेक कर रहे हैं, वो सब चेक कर रहे हैं, खासतौर पे कार्ड्स या फिर कुछ और कोई गैजेट तो नहीं है? तो जस्ट घुसी थी तो मुझे पता ही नहीं। और बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, एक बार तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हैं, मैम कठिनाई बहुत है, बारिश भी हो रही है, बच्चों का एग्जाम भी करना है। हाँ, एग्जाम तो करवाना ही है। अब जैसा मनीष आप दिखा रहे हैं, वाकई में ये पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। आप सोचिए कि जो रास्ते में होंगे, अगर बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाते हैं तो वक्त से पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस वक्त कोलकाता में वाकई में लोगों के लिए, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। वैसे नीट री एग्जाम के लिए एनटीए ने भारी तादाद में कर्मचारियों को तैनात किया है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ताकि जो एग्जाम है सुचारू रूप से चले, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लीक के हो सके। अब 6,700 ऑब्जर्वर तैनात किए गए जो निगरानी करेंगे। अब 100 से ज्यादा वर्चुअल ऑब्जर्वर केंद्रीय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करेंगे, जो सेंटर, आप कह सकते हैं कमांड सेंटर में आ रही होंगी। अब छात्रों के वेरिफिकेशन के लिए 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ रखे गए हैं, जो देख रहे थे ना आप अलग अलग शहरों में किस तरह से चेक कर रहे थे, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो नोएडा हो, यहाँ की बेंगलुरु हो, जहां पर कान तक की बालियां या फिर क्लचर तक आप लेके नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से 48,448 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ किसी भी तकनीकी समस्या को मौके पर निपटाने के लिए 5,440 केंद्रों पर एक सेंटर सिस्टम्स ऑफिसर रहेगा, जो तकनीकी कोई भी गड़बड़ी आएगी तो उसको वो सुधार देंगे। और हम सुधार करते हैं अहमदाबाद का निर्णय, जो कोलकाता में हमें देखने को मिल रहा है, वहां तो स्टूडेंट्स को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। अहमदाबाद में क्या मौसम ठीक है, खुशगवार है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, अहमदाबाद में बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत है। और उसका अगर आप देखें, यहाँ जो पेरेंट्स आए हुए हैं, आप देखिए कैसे अपने बच्चे उनके अंदर चले गए हैं और यहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके आप देखिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अब उनका, क्योंकि 3-3.5 घंटे के बाद वो जब बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम देके। यहाँ पूरा जमावड़ा लगा हुआ है पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चे अब ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इस सेंटर पे 80% जितने जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। और पेरेंट्स जो हैं, जाहिर सी बात है, उनकी जो उत्कंठा है वो डेफिनेटली बढ़ती जा रही होगी। आपका बच्चा भी आया है यहाँ पे एग्ज़ाम देने? हाँ। कहाँ से आया? अहमदाबाद से। यहाँ वेट कर रहे हैं, उसका घर चाहिए? नहीं सर, अभी जो बच्चों पर बीत रही है ना, ये जो 1.5 महीना गया है बच्चों के साथ, 1 सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते, ऐसी सिचुएशन आ गई है अब। अच्छा, क्यों? बहुत तनाव था? सब बच्चों में तनाव था। एक बार देने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। और अभी नहीं, हम दोनों साथ में ही है। क्या बेटी पे क्या गुजर रहा है? बेटा है मेरा, क्या गुजर रहा है? वो थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि उसका एक बार उसका प्रिपरेशन हुआ, उसके बाद वो दूसरी बार निर्णय जो मैं तस्वीर पहुंचा रहे हैं उसमें साफ हम देख सकते हैं जो पेरेंट्स अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब 2 बजे से एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी, फिर 5:15 बजे तक एग्जाम होगा, उसके बाद ये वापस लौटेंगे। लेकिन भोपाल में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। अनुराग, आप एक बात बताइए, क्योंकि आप हमें बता रहे थे किस तरह से स्ट्रांग रूम से जो पेपर्स है वो सेंटर्स तक लाए गए हैं। आज जब सेंटर्स तक लाए गए हैं तो यहां पर किस तरह से इन पेपर्स की निगरानी की जा रही है? आप जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्या हो रहा है इस वक्त हलचल, और साथ ये बताइएगा भी। इसके अलावा आप अपने पास सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। इस तरीके से कान के जो बुंदे हैं या चेन है उसे भी उतरवाया जा रहा है। एनटीए के चूंकि सख्त प्रोटोकॉल है, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर इस एग्जाम को मिलिट्री ग्रेड एग्जाम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जो पेपर्स हैं वो प्लेन के थ्रू आ रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम में पेपर्स रखे गए हैं, सीआरपीएफ के जवान उन्हें लेकर आ रहे हैं। उस गाड़ी में बाकायदा एक मजिस्ट्रेट लेवल का जो शख्स है वो तैनात है। उसके अलावा इस तरीके से आप व्यवस्था देख
देखिए सुरक्षा व्यवस्था, एक थाना प्रभारी के नेतृत्व में 12 से 15 पुलिसकर्मी पूरे सेंटर की निगरानी कर रहे हैं, जो राजधानी भोपाल का क्रमांक 2 है। और बाकायदा यहाँ पर अगर एक दृश्य दिखाऊं तो जो परिवार जो यहाँ पर हैं उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये देश में शायद पहली बार है, तमाम जो परिजन हैं जिनको नाराजगी भी है दूसरी बार एग्जाम देने की, उनके लिए एक व्यवस्था की गई है। तो मिलिट्री ग्रेड है ये एग्जाम, इससे बिल्कुल गलत नहीं कहा जा सकता। और हम तमाम लोगों से बात भी कर लेते हैं। सर, किस तरीके की आप लोग क्या क्या ये जैसे अभी मैंने देखा ये भी आपने उतरवा दिया है, क्या क्या चीजों पे ध्यान रखे हुए हैं आप लोग? सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग 2 लेयर में चेकिंग कर रहे हैं। कुछ एक लेयर बाहर है, या बाहर भी फिस्किंग होती है और अंदर भी हमारी वो कवर्ड में करके उसका विशेष ध्यान रखते हैं उसकी लज्जा का, और उस पर चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी मेटेलिक चीजें ना जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और इस बार विशेष व्यवस्था परिजन जो आते हैं साथ बच्चों के साथ उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो कलावा से लेके तमाम चीजें हैं उसे उतरवाया जा रहा है। बच्चियां किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ना पहने हो, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये परिजन, तमाम जो परिजन है दूसरी बार एग्जाम दिलाने ला रहे हैं, उनको बिठाने के लिए यहाँ व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि देर शाम तक इन्हें बैठना भी है। जो पेपर्स हैं वो पेपर्स जो है वो सीआरपीएफ की निगरानी में आए हैं, अंदर एनटीए के प्रोटोकॉल के तहत रखे गए हैं। और ये प्रोटोकॉल भी 3 लेयर में है, गलत नहीं है। घड़ी भी एनटीए की लगी हुई है, जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनका एक कमांड सेंटर अंदर भी है और एक मेजरली है। हम इस वक्त कुछ लोग भी हैं जो हम उनसे बात भी कर लेते हैं। मैम जी, अनुराग, आप लोगों से बात कीजिएगा, लेकिन साथ ही जो हमने तस्वीरें दिखाई, देखिए कि लगभग हर एक शहर में उसी तरह का प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जब फ्रिस्किंग की जा रही है तो कोई भी सामान अंदर तक लेके नहीं जा सकते, चाहे कान की बालियां हो, चाहे बालों के क्लचर्स हो, चाहे वो पेन क्यों ना हो, या फिर हाथ में अगर आपने कोई कलावा पहना है तो भी उतारा जा रहा है, चेन तक उतार दिया जा रहा है। लेकिन अगर पिछला एग्जाम जो मई में हुआ था उससे क्या अलग इस एग्जाम में देखने को मिला है? एक तो सिक्योरिटी बिल्कुल है, दूसरा है कि 15 मिनट ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, यानी कि 5:15 तक यह परीक्षा होगी। डिफेंस सेक्टर में भारतीय नौसेना की ताकत से दुश्मन का कलेजा कांपने वाला है। इंडियन नेवी को आज 3 महाबली युद्धपोत मिले हैं। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक, तीनों एक साथ कमीशन हुए हैं, जिससे इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। चीन पाकिस्तान में खलबली मचने वाली है। 3 स्वदेशी वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक को देश को समर्पित कर दिया। ये तीनों युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक पर ही बनाए गए हैं। आईएनएस दूनागिरी रडार को चकमा देकर ऑपरेशन को अंजाम देने का दम रखता है। आईएनएस संशोधक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और मैरीटाइम मैपिंग की क्षमता बढ़ाएगा। तो वहीं पर आईएनएस अग्रय समंदर के अंदर दुश्मन की सबमरीन का काल है। समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें विध्वंस करने आईएनएस अग्रय सटीक टारगेट दे सकता है। आईएनएस अग्रय हल्के टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही खास मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए तीनों हमारे ये युद्धपोत नौसेना को सौंपे गए हैं। अब आईएनएस दूनागिरी के अगर बारे में बताएं तो पावरफुल वेपन सेंसर है, 28 नॉट्स की इसकी हाई स्पीड है और इसका इस्तेमाल होता है दुश्मन के पास जाकर या उसके बहुत करीब जाकर उसके अंदर लैंड पर हमले कर सकता है। यह सबसे बड़ी क्षमता है। आईएनएस अग्रय की क्या खासियत है? यह गहराई में पनडुब्बियां जो छुपी होती है और जो आपके समुद्र तट के बहुत करीब आ जाती हैं, उनको यह डिटेक्ट करता है और फिर उनको टॉर्पीडोज के जरिए, रॉकेट्स के जरिए ध्वस्त कर सकता है। आईएनएस संशोधक एक बहुत अहम जहाज है जिसका इस्तेमाल होगा सर्वे करने के लिए, नेविगेशन चार्टिंग बनाने के लिए, अंडर वाटर सर्वे करने के लिए, और विदेशी डेटा पर निर्भरता हमारी घटेगी और समुद्र की गहराई में क्या है या क्या नहीं, उसकी मैपिंग क्या है, ये आईएनएस संशोधक बहुत इसके लिए कारगर साबित होगा। और तीनों ही जहाज एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होना ऐसा दूसरी बार हुआ है, जो यह बताता है कि भारत की जो आत्मनिर्भरता है अपने ऊपर और जहाजों को बनाने की, उसकी कैपेसिटी लगातार कितनी बढ़ती हुई जा रही है, हम एक साथ प्रोडक्शन कितनी कर सकते हैं। एक बार फिर से आईएनएस दूनागिरी के बारे में बता दें कि एक ऐसा फ्रिगेट है जो स्टेल्थ है, यानी कि यह दुश्मन के रडार में आता नहीं है, चकमा दे सकता है और दूर तक मार करने वाले ब्रह्मोस या बराक मिसाइल का यह इस्तेमाल करता है। एक समय था जब भारत की पहचान
दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। अब पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया गवाह है कि समुद्री क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता है। समंदर के रीजन से डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और समृद्धि जुड़ी हुई है। आज दुनिया का मैक्सिमम कारोबार समंदर के रास्ते ही होता है और जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह समझता है और हम इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत यह भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जिसमें एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में जांच करी एसआईटी की टीम लखनऊ लौट आई है। सोमवार को शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी जा सकती है। एसआईटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्टाफ भर्ती और रिकॉर्ड रखरखाव से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एसआईटी ने लंबे समय से काम कर रहे सुरक्षा कर्मी और कर्मचारियों का भी ब्यौरा मांगा है। जांच का दायरा बढ़ाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद की गई नियुक्तियां, सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी पड़ताल की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले 3 सालों के डेटा भी बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट से अलग अलग कलेक्ट किए हैं। किस डेट में कितना पैसा रामलला के दान का बैंक में जमा किया गया और उसको जमा किसने किया, कितने बंडल, कितने नोट थे। सूत्रों की माने तो राम मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी के ऊपर गाज गिरने लगभग तय है। राम मंदिर में एसआईटी 66 दिनों के महाकुंभ काल के दौरान रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है, जिस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए थे।
एसआईटी को शक है कि भारी भीड़ के बावजूद दान पात्रों में जमा राशि कम रही है। मंदिर के 4 कर्मचारी मयंक, शिवम पांडे, आशीष दुबे, रत्नेश से एसआईटी ने पूछताछ की है। इसके अलावा आशीष अग्निहोत्री, जो रामलला के लिए सोना, चांदी और कीमती वस्तुओं का मैनेजमेंट करते थे, उनसे भी पूछताछ हुई है। आभूषण और कीमती धातु के दान के रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। गोपाल राव का भतीजा भी एसआईटी के रडार पर है। जांचकर्ताओं ने गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद से पूछताछ की कोशिश की, लेकिन सोमेश का फोन बंद निकला। एसआईटी आनंद नाम के एक और शख्स से पूछताछ करेगी। उसका फोन भी बंद है, लेकिन ये एसआईटी के रडार पर है। तो प्रारंभिक रिपोर्ट दी जा सकती है। माना जा रहा है कि 6 दिन की जो पूरी जांच हुई है एसआईटी की ओर से, अब वो एसआईटी की टीम वापस लौट आ चुकी है लखनऊ में, और माना जा रहा है कि सोमवार को अपनी ये प्राथमिक जांच रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। अब एसआईटी की जांच के घेरे में फूलकांत मिश्रा भी आ गए हैं, जो दान किए गए आभूषणों की देखभाल और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। फूलकांत मिश्रा के पास भगवान रामलला को चढ़ाए जाने वाले सोने, चांदी और बहुमूल्य आभूषणों के रखरखाव की जिम्मेदारी है। एसआईटी कीमती वस्तुओं की हैंडलिंग, रखरखाव और उनकी अकाउंटिंग की भी जांच कर रही है। तो जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर आपको 2 चरण पादुकाएं नजर आ रही हैं। तो ये साथ ही साथ यहां पर एक हीरे की माला भी है, और बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिस कारोबारी ने ये दान किया था, उसे आज तक इसकी पर्ची नहीं मिली है। और ये दोनों ही जो भेंट है जो रामलला को चढ़ाए गए थे, वो कहां पर है, इसके बारे में भी एसआईटी को कोई जानकारी नहीं मिली है। अब राम मंदिर में चढ़ावे के सोने चांदी में हेराफेरी की जो तमाम कहानियां सामने आई हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, वो भी सामने आ रहे हैं। अब दान पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले चौंकाने वाला खुलासा आपको बता दें, वो है सिंधी समाज ने किया है। इनके खुलासे में चंपत राय की पिक्चर सामने दिख रही है। यहां 200 किलो चांदी के चढ़ावे में हेराफेरी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए तो जहां पर 200 किलो चांदी है, राम भक्त खड़े हैं और दान को लेते चंपत राय भी दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर 2021 की है। 3 देशों के सिंधी समाज ने मिलकर 200 किलो चांदी की ईंट राम मंदिर के लिए दान में दी थी, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब करीब 6 करोड़ रुपए होगी। 200 किलो चांदी के लिए किसने कितना दान दिया था, किसने कितनी हिस्सेदारी निभाई थी, इसकी एक एक रसीद विश्व सिंधी सेवा संगठन के पास राजू मनवानी के पास मौजूद है। लेकिन आज ये भी कह रहे हैं कि वो चांदी है कहां। अगर इनकी दान की गई 200 किलो चांदी का इस्तेमाल राम मंदिर में हुआ, तो उसकी तस्वीर कहां है और उसकी जानकारी कहां पर है। उसके बाद क्या कभी संपर्क करने की कोशिश की चंपत राय को या मंदिर से जुड़े ट्रस्टियों को, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर आपने लोगों ने जो दान दिया वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है? हाँ, श्रद्धालु लोग काफ़ी पूछते रहते थे कि जो हमने दी है उनको कहाँ इस्तेमाल होगा। तो हमने 2-3 बार कोशिश की चंपत राय जी से कांटेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा था जब होगा हम बता देंगे, अभी काफ़ी टाइम है। क्योंकि जब हम गए थे तो वो इनिशियल स्टेज था, वो एक छोटे से झोपड़े में लल्ला को बिठा रखा था और वहीं हम दर्शन करके आए थे। बताया गया था कि जो ईंटें दान में ली जा रही है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कहाँ पे इसे मंदिर में लगाया जाएगा? नहीं, उस वक्त उनका कुछ डिसीजन नहीं था। उन्होंने कहा था हम जब जहाँ होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन नो इन्फॉर्मेशंस। वहाँ पे कुछ भी लिखा पड़ी उस वक्त हुई नहीं? कुछ तो उन लोगों ने एंट्री की होगी कि भाई 200 ईंटें हैं, उस वक्त 1.5-2 करोड़ की ईंटें थी वो, तो कहीं कोई एंट्री, डायरी एंट्री, कहीं पे कोई कागजी कार्रवाई, लिखित कुछ नहीं था? नथिंग। उन्होंने लिए, वो पूरे डब्बे थे, एक एक डब्बे के अंदर करीब 40-50 किलो चांदी थी। वो सारे डब्बे काउंट करके वही 200 ईंटें काउंट करके उनके लोग एक गोदाम कहीं रखने का स्टोर था, वहाँ लेके चले गए थे। और बस वो वीडियो शूट हुआ था जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। उस वक्त आप लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं थी कि भाई इतने मतलब महंगा दान है और बहुत सारी ईंटें हैं, चांदी की ईंटें हैं, तो कुछ तो लिखित में ले लें हम लोग, या सामने से कुछ कहा गया हो कि हम लोग आपको लिखित में देंगे कि आप लोगों ने जो दान किया? नहीं, अयोध्या का मंदिर था, राम मंदिर था, तो सबकी श्रद्धा उस वक्त ऐसी थी कि कभी हम सोच ही नहीं सकते कि जहाँ संघ का नाम आता है या जब मंदिर का नाम आता है, तो ये बातें हमें उस वक्त सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता है कि अगर जा रहा है तो हमें नहीं पता है कि वो इसका यूज़ करेंगे कि मिसयूज़ करेंगे। अब जैसे ही राम मंदिर में टीनू यादव की चोरी पकड़ी गई, जैसे ही चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई, अब हर किसी को यही लग रहा है कि क्या उसके साथ भी धोखा हुआ है।
नॉर्थ इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन और उसके अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने भी 34 किलो चांदी दान की थी। इनको चांदी दान की रसीद मिली थी, लेकिन इनसे वादा किया गया कि चांदी का इस्तेमाल राम मंदिर के नींव में करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगभग 34 किलो 644 ग्राम चांदी पहली बार में इकट्ठा हुई, जिसको लेकर के हम अयोध्या गए। अयोध्या में श्री राम कचेरी में श्री जहाँ के महंत श्री शशिदास जी महाराज जी हैं, उनके प्रांगण में भव्य पूजन हुआ। 1.5 घंटे का एक पूजन चला और पूरा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बाकायदा 644 ग्राम चांदी एक पत्र बना करके पूजन करके डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, और ट्रस्ट का ऑफिस भी उसी राम कचेरी के परिसर में था। वहाँ श्री प्रकाश गुप्ता जी थे और प्रकाश गुप्ता जी उस समय कैशियर थे। सारी चांदी हमने एक पत्र बना करके एक इस निवेदन के साथ कि जब भी राम जन्मभूमि का भूमि का जब ये होगा भूमि पूजन, उसमें ये चांदी हम सबकी तरफ से श्रद्धा के रूप में उनकी नींव में लगाया जाए। लेकिन जब भूमि पूजन हुआ उस समय हम सभी को वो चांदी की हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो चांदी हमें कहीं दिखी नहीं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने दान दिया था और श्री राम जी के आस्था पे हमारा कोई सवाल नहीं था, न ट्रस्ट पे कोई हमारी आस्था के ऊपर कोई सवालिया निशान था, ना ही चंपत राय जी के कोई हमारे व्यक्तित्व पे कोई सवालिया निशान था, ना ही हमारा कोई अनिल मिश्रा जी के व्यक्तित्व पे निशान था। तो हम लोगों ने कभी पलट करके इसलिए नहीं पूछा कि श्री प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल था, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, शायद उस समय वो चांदी उस समय न लगाई गई हो, लेकिन बाद में बहुत सारी जगहों पर भी चांदी का उपयोग किया जा सकता है। तो हमें लगा ट्रस्ट ने उसका बहुत ही कायदे से सदुपयोग किया होगा। और मेरे सहयोगी पवन नारा जुड़ गए हमारे साथ। अब पवन, हमने जो अभी 2 खबरें दिखाई है जिसमें जैसा बता रहे कि 200 यहाँ पर चांदी की ईंटें थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही कि उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उसी तरह से ज्वेलर एसोसिएशन के जो व्यक्ति है उन्होंने बताया कि उन्होंने कई किलो चांदी दान में दी थी, उसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं मिली है। अब एसआईटी लखनऊ पहुंच चुकी है, क्या एसआईटी के सामने ये बातें भी निकलकर सामने आई है या फिर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद जो हुआ है उस पर ही जांच हुई है? देखिए, कुल मिलाकर फिलहाल की जो जांच थी एसआईटी की, वो शुरुआती जांच पूरी करके टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। एसआईटी ने सभी पूर्व कर्मचारी, पुराने कर्मचारी और नए कर्मचारियों की लिस्ट मांगी, अकाउंटिंग के प्रोसेस की जानकारी ली और एसआईटी के सामने तथ्य आए कि उनकी आधिकारिक भूमिका के अलावा मौखिक तौर पर भूमिका तय होती है। एक शख्स है फूलकांत मिश्रा, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए पैरवी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी भूमिका राम मंदिर ट्रस्ट में दान में मिलने वाले भूषण, आभूषण और कीमती रत्न को संभालने की थी। और उनका जो व्यवहार रहा है वो हर जगह मौजूदगी में रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं उनको लेकर एसआईटी ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है। कहा जा रहा है कि सामग्री का भंडारण, हैंडलिंग और अकाउंटिंग कैसे की गई उसको लेकर एक विशेष बनाया गया है। एक आशीष अग्निहोत्री हैं जो सोना चांदी कीमती वस्तुओं का प्रबंधन करते हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। और एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ लोगों ने राम मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन की, लेकिन उस दौरान भी चंदे की दान में मिलने वाली राशि आम दिनों के लिए समान रही, जो दिखाती है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ थी और प्रबंधन में बहुत सारी खामियां थी। तो जैसा पवन बता रहे हैं कि एसआईटी के सामने बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वहां पर नियुक्ति की गई उसमें अनियमितता थी और जो दान आया उसमें भी नियमित रूप से उसको सूचीबद्ध नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आभूषण आए या फिर आप कह सकते हैं कि जो कीमती ज्वेलरीज आई हैं उसका भी कोई लेखा जोखा पूरी तरह से रखा नहीं गया। अब एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें और भी बहुत सारे तथ्य गए होंगे, जब वो सार्वजनिक होंगे तो इस बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन अयोध्या राम मंदिर में करोड़ों के घपले की आशंका जो जताई जा रही है, हैदराबाद के चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने कुल 2.5 किलो चांदी की 5 ईंट राम मंदिर शिलान्यास को भेंट की थी। अब 1 किलो सोने से कोटेड चरण पादुका भी दान किए थे। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अपनी 50 साल की नौकरी छोड़कर अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित करने का फैसला करते हैं। हैदराबाद से 6 साल पहले अयोध्या में शिफ्ट हुए, लेकिन अब वो भी मान रहे हैं कि अयोध्या में चंदा का हेरफेर तो हुआ है। 50,000 का रिसिप्ट दिया, वो बहुत मन लगा। क्या हुआ था उधर? वो उधर ही काम करता था, वही फ्री में काम करता था, वॉलंटरी आके काम करता था। मैं देखा
अरे मैं पूछा जाके, अरे कैसा दे दिया ईशान तुम 50 1.5 लाख दिया हो ना, 50 का कैसा रिसिप्ट दिया? बोले तो ये भूल गया, मैं गलती से लिखा बोल के मैं फिर करेक्ट करके दे दिया। अरे पैसा निकालो बोलते, हाँ पॉकेट में था, उसका पॉकेट 1 लाख पॉकेट में रखा, 50,000 काउंटर में रख दिया। अब खबर यूपी के मऊ से है, जहां एक महिला की मौत के बाद जबरदस्त बवाल मचा है। मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में पीड़वल मोड़ पर 4 लेन पार करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने 50 साल की महिला को टक्कर मारी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही इलाके के लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने शव रखकर सड़क को जाम किया। पुलिस समझाने के लिए पहुंची तो फिर गुस्से में आ गई, पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। दरअसल लोग बार बार हो रहे हादसों के चलते इलाके में अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही महिला की मौत की खबर मिली, लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इलाके में लोग बवाल करने लगे और पुलिस को निशाना बनाया। ग्रामीण और प्रशासन के बीच जो है पत्थरबाजी हो गई है। ग्रामीणों का गुस्सा इतना फूट गया है कि दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप मेरे साथ लाइव घोसी के पीड़वल मोड़ से देख रहे हैं। एक तरफ प्रशासन और एक तरफ ग्रामीण लगातार एक दूसरे के ऊपर पत्थर चला रहे हैं। बता दें कि पीड़वल मोड़ घोसी का ये वाकया है और ये देख सकते हैं मेरे सामने कि प्रशासन